करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब तक हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं। ठीक है, जितना भी बेसिक था वो सारी चीजें हमारी कवर हो गई हैं, लेकिन अभी हमारा सिर्फ ये प्रीपोजिशन वाला जो टॉपिक है ये रह रहा था बेसिक में। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के ऊपर मैं आपको दो वीडियोस यहाँ पे दूंगा। एक आज की वीडियो होगी जिसमें हम बेसिक प्रीपोजिशंस के बारे में जानेंगे कि इनको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो आपकी क्लास आएगी, ठीक है, वो थोड़ी लेट आएगी, उसमें हम इनके जो एडवांस यूजेस हैं उनके बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए करें स्टार्ट क्लास को। तो पहले मैं आपको यहाँ पे दो सेंटेंस दिखाना चाहता हूं। ठीक है, दो क्या तीन लिखे हुए हैं, इन तीन सेंटेंसेस को देखो। यहाँ पे आप देखो कि क्या रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज हम दिखाना चाहते हैं, कौन सा शब्द प्रीपोजिशन में आता है। इतना तो आप जानते होंगे ना प्रीपोजिशन में कौन कौन से शब्द आते हैं, है ना। ये देखो, ये जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपके प्रीपोजिशन के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, ये वाले और ये वाले, ये आपने सुना होगा ऑफ, इन, सिंस, अबाउट, बाय, है ना। ये सब किसके अंदर आते हैं, प्रीपोजिशन के अंदर ही आपके आते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, उसके बाद हम आगे इनके सेंटेंसेस को बनाएंगे। ठीक है, सेंटेंस तो कुछ नहीं बनाना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। देखो यहां पर हिंदी में देखो, पहले हिंदी में क्या लिखा हुआ है। हिंदी में सेंटेंस क्या बोल रहा है कि मोबाइल बिस्तर पर है। बिस्तर पर यानी कि जैसे बेड पे, खाट पे रख देते हैं ना, चारपाई पे। ठीक है, तो बोल देते हैं भी मोबाइल टेबल पे है, बिस्तर पे है, खाट पे है, बेड पे है, चेयर पे है, टीवी के ऊपर रखा हुआ है, टीवी के नीचे रखा हुआ है, ऐसे बताते हैं। ठीक है, एक और देखो, वह मुझे प्यारा है, यानी कि वो कोई व्यक्ति है, उसके बारे में बोले वे मुझे अच्छा लगता है, ऐसे बोल रहे हैं आप। मैं बस का इंतजार कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मैं बस का इंतजार कर रहा हूं। अब ये जो तीन सेंटेंस मैंने हिंदी में बोले हैं, इन्हीं को इंग्लिश में पढ़ के देखते हैं एक बार क्या बोल रहा है। द मोबाइल इज ऑन द बेड। ठीक है, आगे देखो, ही इज डियर टू मी, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, आई एम वेटिंग फॉर द बस। आई एम वेटिंग फॉर द बस, मैं बस का इंतजार कर रहा हूं। अब यहां पे ये जो मीनिंग है कि भैया मोबाइल बिस्तर पर ही है, ये मुझे कैसे पता चला कि वो बिस्तर पर है। ये मान लो ये आपका बेड है, ये मान लो आपका बेड है, ये आपके चारपाई है। ठीक है, ये वाली आपकी चारपाई है। अब ये आपको कैसे पता कि ये भैया बिस्तर पर ही है, ऊपर ही रखा हुआ है। नीचे भी तो हो सकता है ना, इधर भी तो हो सकता है, इधर भी तो हो सकता है, यहां पे भी तो हो सकता है। ये आपको कैसे पक्का पता चला कि बिस्तर के ऊपर ही रखा हुआ है। नीचे क्यों नहीं बोला आपने कि नीचे रखा हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा शब्द है इसमें। यहां पे इंग्लिश हिंदी में मुझे मिला पर, बिस्तर पर, मैं बोलता है यहाँ पे बिस्तर के नीचे, तो हिंदी में तो मुझे पता चल जाता कि भैया ऊपर है या नीचे है ना। इधर देखो, फिर इधर भी कोई ना कोई शब्द ऐसा होगा जिससे मुझे ये पता चल रहा है, पूरी कंफर्मेशन मुझे हो रही है कि भाई ऊपर ही है, नीचे नहीं है, साइड में भी नहीं है, ऊपर ही रखा हुआ है उसके। तो यहाँ पे कौन सा शब्द है, वो है आपका ऑन। ऑन का मतलब आपने देखा होगा, इसका मतलब होता है पर, आपने सुना भी होगा, ऑन का मतलब होता है पर। ठीक है, अब ये जो है ये ऑन क्या बता रहा है, क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन, और एक साथ इनको बोल देंगे प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये पोजीशन बताने का काम करती हैं आपकी। ठीक है, जो प्रीपोजिशंस होते हैं ये पोजीशन बताएंगे। इधर देखो, यहां पे मैंने बोला ही इज डियर टू मी, मैंने बोला वह मुझे प्यारा है। भाई वो मुझे प्यारा है, मतलब ये जो शब्द है ये वह, ये मैंने अपने आप से जोड़ दिया कि ये मुझको प्यारा है, उसको नहीं है, मुझको प्यारा है। तो ये मैंने अपने आप से रिलेट करने के लिए यहां पे मैंने कौन से शब्द का इस्तेमाल किया, टू का इस्तेमाल किया। किसका, टू का इस्तेमाल करते हैं जोड़ने के लिए, आगे आपको सिखाऊंगा। आपने ये तो पढ़ा है ना, ये तो मैंने आपको बताया होगा सेंटेंस, ही इज गोइंग टू स्कूल, है ना, ये आपने सेंटेंस देखा है। लेकिन ये टू क्यों आता है, बहुत से बच्चों को कंफर्मेशन नहीं होती है, उनको पता नहीं होता क्यों आता है। देखो मैंने क्या बोला, मैं स्कूल जा रहा हूं। अच्छा, मैं जा रहा हूं, देखो अगर मैं इस टू को यहां से हटा दूं, ठीक है, अगर मैं यहां इस टू को यहां से हटा दूं, ये टू मैंने मान लो यहां से हटा दिया, अब ये क्या बना, ही इज गोइंग स्कूल। अब ये पूरी जानकारी नहीं है कि ये ही स्कूल जा रहा है या कोई और जा रहा है ना। तो यहां पे अभी हमने इनको जोड़ा नहीं आपस में, इस व्यक्ति को कि हाँ ये स्कूल ही जा रहा है, ये इस काम को यही कर रहा है, स्कूल जाने के काम को भी जोड़ा नहीं है। जब मैं टू लिख दूंगा तब ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये सब्जेक्ट और स्कूल आपस में जुड़ जाएगा। हाँ भाई ये व्यक्ति है जो स्कूल जा रहा है। ठीक है, ऐसे मीनिंग हम इनको देखते हैं। एक और देखो, मैं बस का इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर द बस। भाई ये मुझे कैसे पता चला कि मैं बस का ही इंतजार कर रहा हूं। मैं इंतजार तो किसी का भी कर सकता हूं, किसी लड़के का, लड़की का, या किसी चीज का, किसी का भी इंतजार कर सकता हूं।
लेकिन मुझे कैसे पता चला कि मैं बस के लिए ही इंतजार कर रहा हूं, है ना। अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि भैया मैं ही बस के लिए इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग बस, कोई मतलब नहीं बना। लेकिन ये मीनिंग मुझे पता कैसे चला, जब मैंने देखा फॉर, यानी कि अच्छा बस के लिए इंतजार कर रहा है, इसलिए फॉर का मीनिंग क्या निकल के आता है, के लिए। क्या मीनिंग निकल के आता है इसका, के लिए, ठीक है। तो यहां पर थोड़ी सी आपको नॉलेज हुई होगी कि हम प्रीपोजिशंस को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी चीज की पोजीशन हम बता रहे हैं, किसी भी चीज का कनेक्शन दूसरी चीज से बता रहे हैं, किसी एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ के दिखा रहे हैं ना, तो वहां पे हम प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं। इतना समझ में आया। अब मैं इन सबको यहां से क्लियर कर देता हूं, ठीक है। चलो बाद में जब आप इन सेंटेंसेस को देखोगे तो आपको फिर यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी देखने में, ठीक है। चलो तो ये मैंने सब यहां से कर दिए हैं गायब। अब मैं आपको यहां पे इनके कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। उससे पहले आप ये देखो कि प्रीपोजिशन में शब्द कौन कौन से आते हैं। देखो प्रीपोजिशन में बिहाइंड, बिफोर, इन, ऑन, एट, अंडर, इनसाइड, आउटसाइड, बिसाइड, बिलो, अबव, ओवर, है ना। इसके बाद अमंग, बिटवीन, अराउंड, अपोजिट, इनटू, थ्रो, अप, टूवर्ड्स, बियॉन्ड, अलोंग, ऑफ, अपॉन, ये सब के सब प्रीपोजिशंस में आने वाले आपके वर्ड्स हैं। इसके अलावा ये भी हैं अगेंस्ट, ठीक है। और ये टाइम को बताने वाले, नीचे यहाँ पे टाइम रिलेशन लिख रखा है, इसको हटा दो फिलहाल, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है अभी। टिल, सिंस, ड्यूरिंग, अंटिल, आफ्टर, फ्रॉम, फॉर, ठीक है, बाय, ऑफ, अबव, सॉरी अबाउट, विद इन, विदाउट, विद और वाया, ये जितने भी हैं ये सबके सब आपके प्रीपोजिशन के अंदर आते हैं। अब आपको करना क्या है, इनके सामने जो जो इनका मीनिंग लिखा हुआ है वो मीनिंग आपके दिमाग में चिपका हुआ होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि भी आफ्टर का कोई कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, जब मैं सेंटेंस बताऊंगा वहां सेंटेंस में देख के आपको बताऊंगा कि ये किस तरह का मीनिंग निकाल रहा है। क्योंकि एक प्रीपोजिशन कई बार 2, 3, 4 जो है मीनिंग भी अपने हिंदी में निकाल देती है। तो आपको पहले जो जो इनके मीनिंग लिख रखे हैं मैंने, ठीक है, ये मीनिंग आपको सब याद होनी चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे चीज जो है इनका कॉन्सेप्ट जो है वो बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशंस के बारे में, ठीक है, प्रीपोजिशंस के बारे में, ठीक है। प्रीपोजिशंस काम क्या करती हैं, सबसे पहला इनका काम क्या है, सबसे पहला काम क्या है, सेंटेंस के किसी एक व्यक्ति को या वस्तु को सेंटेंस की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। तो वाक्य के एक वस्तु या व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध बताती है, ऐसा भी लिख सकते हैं, रिलेशन बताती है या जोड़ती है, दोनों में तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं फिलहाल, चलो जोड़ना सही नहीं रहेगा, दूसरे व्यक्ति से संबंध बताती है, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। चलो इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दूसरी डेफिनेशन होगी इसकी किसी वस्तु या व्यक्ति की पोजीशन यदि आपको बतानी है, वस्तु या व्यक्ति की पोजीशन बताने के लिए, ठीक है, पोजीशन बताने के लिए, ठीक है, के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं। ये हो जाएगी इसकी नॉर्मल डेफिनेशन, मतलब जो आपको कंफ्यूज नहीं करेगी, ये वो डेफिनेशन है। किताबी भाषा में नहीं लिखवाया है मैंने, कोई किताब में से चेप के लिखवा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये डेफिनेशन आपको कहीं देखने को भी नहीं मिलेगी। ओके भाई, आ गया समझ में। चलो अब देखते हैं इनका जो है इस्तेमाल कैसे होता है। सेंटेंस में इस्तेमाल तो पता होना चाहिए, कहां पे प्रीपोजिशन लगेगी। देखो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, अभी मैंने लिखा ही इज, ठीक है, ही इज गोइंग टू स्कूल, मैंने बोला ही इज गोइंग टू स्कूल, नॉर्मल सेंटेंस है ना। अब मुझे कैसे पता चला ये टू यहीं पे लगेगा, मैंने यहां पे क्यों नहीं लगा दिया, यहां पे क्यों नहीं लगा दिया, या लास्ट में क्यों नहीं लगा दिया, पहले क्यों नहीं लगा दिया, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कहां पे लगेगा, है ना। भाई मुझे पता तो होना चाहिए कि भाई मैं ये प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कहां पे करूं, कौन सी चीज है जहां पे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल मुझे करना चाहिए, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अगर हमें रिलेशन बताना है, ठीक है, तो उस वस्तु से पहले आपको लगाना है, उस वस्तु या व्यक्ति से पहले आपको लगाना है, इतनी चीज तो आपको समझ में आई गई होगी, ठीक है। नहीं वर्ब नहीं होना तो सब्जेक्ट होगा ही नहीं,
हेल्पिंग वर्ब भी कोई काम की नहीं है, क्योंकि वर्ब का ही तो समय बताती है हेल्पिंग वर्ब। ये वर्ब के लिए ही तो सब्जेक्ट है, यानी कि यही तो है जो इस काम को करता है, और ये काम किया जाता है ऑब्जेक्ट पे। यानी कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट किस लिए लिख रहे थे, ऑब्जेक्ट को लिख रहे थे हम वर्ब के लिए। लेकिन अब से जब आप प्रीपोजिशन पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, प्रीपोजिशन, ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बारे में एक बात दिमाग में फिट कर लो बिल्कुल। प्रीपोजिशन के तुरंत बाद, यहां पे तो ऑब्जेक्ट हो सकता है 2-3 बाद शब्द बाद आए, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद इसका ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा। प्रीपोजिशन के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहां से प्रीपोजिशन भी हट जाएगी, ठीक है। प्रीपोजिशन है तो ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। अब ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, यही तो बताया था ऑब्जेक्ट में। ये कौन सा होगा, ये वही होगा जिसका रिलेशन आप किसी दूसरी चीज से दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो जिस चीज का रिलेशन आप दिखाना चाहते हैं वो प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आपको देखने को मिलेगी। अब ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट में किसी का नाम आ सकता है, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी वस्तु हो, कोई भी नाम आ सकता है, ठीक है। नाम को मैंने क्या बताया था आपको, नाम को बताओ क्या बताया था नाम को, जब मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे तो नाम के बारे में क्या बोला था कि नाम होता है आपका नाउन, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद डायरेक्ट कोई नाउन आपको देखने को मिलेगा। या फिर मैंने आपको क्या बताया था, नाउन के ही जैसा दूसरा क्या होता है, प्रोनाउन। प्रोनाउन कहां पे आता था, नाउन की जगह आता था, है ना। तो नाउन प्रोनाउन एक ही बात है। तो आपको प्रीपोजिशन के बाद या तो कोई नाम देखने को मिलेगा या प्रोनाउन में से कोई भी चीज आपको देखने को मिल सकती है। प्रोनाउन में कौन कौन से शब्द आते हैं पता है ना, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, इनका सभी का ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकता है, सारी चीजें यहां पे आ सकती हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां तक थोड़ा बहुत आपका क्लियर हुआ, चलो ठीक है। तो प्रीपोजिशन के बाद आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। फिर तो सर ये इसका ऑब्जेक्ट है स्कूल, हाँ ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हम इस व्यक्ति को स्कूल से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो जिसके बाद प्रीपोजिशन होगी ना, समझ जाओ इस व्यक्ति का संबंध हमें दिखाना है किसी और से, ऐसा सेंटेंस बोलना चाहता है। तो ये व्यक्ति स्कूल जा रहा है, अभी तो चलो मैंने लिखा है यहाँ पे टू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करके मैं बोल रहा हूं क्या, अब मैं बोल रहा हूं टूवर्ड्स, क्या बोल रहा हूं, टूवर्ड्स स्कूल, ठीक है, टूवर्ड्स स्कूल। अब टूवर्ड्स का मतलब होता है की और, क्या मतलब होता है इसका, की और, किसी चीज की और, किसी चीज की तरफ। तो ही इज गोइंग टूवर्ड्स स्कूल। अब ये व्यक्ति स्कूल नहीं जा रहा है बल्कि स्कूल की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो एक तो आपको प्रीपोजिशन का मीनिंग याद आना चाहिए। दूसरा, अब हमने जो रिलेशन दिखाया है ये प्रीपोजिशन के बाद ये स्कूल आया है, यानी कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी कि प्रीपोजिशन इस स्कूल को कनेक्ट कर रही है एक सेंटेंस के किसी दूसरे शब्द से, ठीक है। तो किसको कनेक्ट कर रही होगी, सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को, जो आगे पीछे जो शब्द होगा, ठीक है। तो हो सकता है इसके बारे में बता रही हो, अगर हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमें पता चला कि इसी के बारे में बता रही है कि यही व्यक्ति है जो स्कूल की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये वो व्यक्ति है जो स्कूल की तरफ जा रहा है। ओके, तो थोड़ा सा डाउट क्लियर आपका हुआ होगा, आगे जब हम सेंटेंसेस देखेंगे तो वहां पे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये आपको याद होने चाहिए कि भाई बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, बस आप इतना याद कर लो, के पीछे। इनका जो रियल सेंस है वो मैं आपको जैसे जैसे शब्द आते रहेंगे वैसे वैसे बताता रहूंगा कि भाई बिहाइंड का मतलब पीछे, वो कौन सा पीछे है वो मैं आपको जब इसको पढ़ाऊंगा बिहाइंड को तब बता दूंगा। बिफोर का मतलब होता है के पहले, किसी चीज के पहले, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। इनका मतलब होता है में, ऑन का मतलब होता है पर। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीजों को बताऊंगा जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, ठीक है। सबसे पहले मैं उन्हीं चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं जो सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करती है। ओके, चलिए, तो सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल हमारे सेंटेंस में होती है ना, सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो हमारे सेंटेंस में चीजें होती हैं वो कौन सी होती है, वो आपने देखा होगा इन, क्या देखा होगा, इन देखा होगा, इन आपने देखा होगा, इन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है आपने, है ना। आपने देखा होगा एट भी देखा होगा, एट भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा ऑन भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है ना। तो इन, एट, ऑन ये ऐसे हैं जो हर दूसरे तीसरे सेंटेंस में देखने को मिल जाते हैं। इनका मीनिंग क्या होता है आज आप सीख जाओगे, ठीक है। इनका मीनिंग क्या है ये सारी चीजें हम सीख जाएंगे। देखो, इनका मतलब होता है किसी चीज के अंदर, किसी वस्तु के अंदर, वस्तु या कोई भी चीज आप बोल सकते हैं, किसी वस्तु के अंदर की जब हम बात करेंगे, अंदर की, भीतर की, ठीक है, भीतर की जब हम बात करेंगे। एट के बहुत सारे मीनिंग है। अब एट का मतलब होता है नॉर्मली कि आप देखो, वैसे तो प्राइस वगैरह बताने के लिए पता नहीं कहां पे इस्तेमाल होता है, लेकिन नॉर्मली जो इसका मतलब होता है वो होता है पर। अब ये कहां पर हो सकता है, किसी जगह पर हो सकता है, ठीक है। अब ये जगह कैसी होगी, ये जगह होगी अपने आप में छोटी जगह जो होती है, ठीक है। वैसे तो क्या, तो मान लो ये भैया किसी का बस स्टैंड है, बस स्टैंड है, ठीक है। अब भैया बस स्टैंड कहां पे है, ये रहा बस स्टैंड, ठीक है।
ये है आपका बस स्टैंड। ओके, ये पूरी है दिल्ली। ये क्या है? ये पूरी की पूरी दिल्ली है। ये पूरी की पूरी दिल्ली है जो रेड कलर में मैंने बंद कर रखी है, ठीक है। और इसके अंदर ये बस स्टैंड है, ठीक है। और ये है आपकी दुकान। ये क्या है? ये किसी की दुकान है। ये क्या है? ये किसी की दुकान है। ये है किसी का घर। ये है किसी का घर। क्या है? किसी का घर है। अब आपको तीनों चीजें क्लियर होने वाली है। देखो, अब अगर हम ये बोल रहे हैं कि कोई कहां पे है, भाई मैंने बोला वो तो दिल्ली में है। दिल्ली में है, मैंने पूरे के पूरे एरिया को टारगेट कर दिया। ये पूरी चीज जिसमें घर भी आ गई, दुकान भी आ गई, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, जो भी कुछ यहां पे है सबको मैंने टारगेट कर दिया, भाई वो दिल्ली में है। अगर मैंने ये बोला है कि कोई कहीं किसी चीज के अंदर है, कहीं पे है, अभी तो मैंने पूरी चीज को टारगेट किया कि वो दिल्ली में है, दिल्ली के अंदर है। भैया कल को मैं बोल सकता हूं, थोड़ा ढंग से बनाते हैं ना, कल को मैं बोल सकता हूं जैसे ये है, ठीक है, ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है भैया। कल को मैं बोल सकता हूं कि वो गाड़ी के अंदर है। कहीं पे भी आपको ये दिखाना हो कि किसी चीज में है, कहीं पे, कहीं किसी चीज के अंदर है, आप किसका इस्तेमाल करोगे? किसी चीज के अंदर के लिए इनका इस्तेमाल करोगे। वो वो कमरे में है, वो बाथरूम में है ना, या वो कहीं भी किसी चीज के अंदर आप दिखाना चाहते हैं, ठीक है। वो जैसे सिनेमा हॉल में है, ठीक है, या आप जैसे मैंने बोला वो दिल्ली में है। तो ऐसी जगहों पे जब आप दिखाना चाहते हैं कि भाई वो वहां पे है, उसके अंदर है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? इनका इस्तेमाल करोगे, किसी चीज या वस्तु के अंदर की जब आप बात करोगे, ठीक है। दूसरा, अब मैंने बोला चलो वो दिल्ली, मैंने ये नहीं बोला कि वो दिल्ली में है, मैंने बोला वो भैया कहां पे है, मैंने बोला कि भैया वो बस स्टैंड पे है। कहां पे है? बस स्टैंड पे है। मैंने एक पर्टिकुलर लोकेशन बताई है कि वो पर्टिकुलर लोकेशन पे है, इस पे है, वो बस स्टैंड में है, वो स्कूल में है, वो घर पे है, वो दुकान पे है। जब मुझे उस प्लेस के बारे में बताना, ये नहीं बताना कि वो उस प्लेस के अंदर है। अगर मैं ये बोलूंगा कि बस स्टैंड में है, बस स्टैंड के अंदर है, तब तो मैं इन लगाऊंगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं बस स्टैंड पे है, भाई बस स्टैंड पे खड़ा है नॉर्मली। जैसे आप मान लो कहीं खो गए हैं या फिर कहीं गए हैं अनजान जगह पे, और किसी ने आपसे बोला जब तू वहां पहुंच जाए ना मेरे पास फोन कर देना। अब आप पहुंच गए, अब आप बोले भैया मैं यहीं खड़ा हूं, बस स्टैंड पे ही खड़ा हूं, है ना। तो आप बस स्टैंड पे हैं। अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि बस स्टैंड पे है, ना कि बस स्टैंड के अंदर, ठीक है, तो आप एट का इस्तेमाल करोगे। आई एम एट बस स्टैंड, मैं बस स्टैंड पे हूं, ठीक है। आप किसी दुकान पे खड़े हुए हैं, दुकान पे हैं, बाहर खड़े हुए हैं दुकान के, और दुकान आपके पास ही है। आप ये सिर्फ बताना चाहते हैं कि मैं दुकान पे खड़ा हूं, एट लगाओगे। अगर ये बोलना है दुकान के भीतर हूं तो इन लगाओगे, ठीक है। और ऑन का मतलब भी होता है पर, लेकिन यहां पर आप किसी पॉइंट या लोकेशन को नहीं बताते। पर का मतलब एक तरह से, ऑन का मतलब आप ऐसा लगा सकते हैं जैसे कि कोई वस्तु है, ये आपके घर में टेबल है, ये क्या है? ये आपके घर में एक टेबल है, इस टेबल पे कोई चीज रखी हुई है, उस चीज को यदि बताना है आपको, ये नहीं बताना कि आप पर्टिकुलर उस लोकेशन पे ये चीज कहीं पे रखी हुई है। मान लो टेबल पे रखी हुई है, आपको जैसे गांव में होता है टीवी के ऊपर भी कुछ लोग चीजें धर देते हैं, फ्रिज के ऊपर चीजें रख देते हैं, अंदर भी रखते हैं ऊपर भी रखते हैं। अगर अंदर रख रहे हैं तो इन लगाओगे, फ्रिज के ऊपर रख रहे हैं तो ऑन लगाओगे, ठीक है। फ्रिज के अंदर रख रहे हैं तो इन, ऊपर रख रहे हो तो ऑन। ऐसी जगहों पे कहीं भी एट का इस्तेमाल नहीं करोगे। एट का इस्तेमाल करोगे जब कोई लोकेशन बतानी, भी कहां पे है, मैं तो घर पे हूं, आपने ये नहीं बताया मैं घर में हूं, घर में हूं तो इन लगाओगे, घर पर हूं तो एट लगाओगे, ठीक है। तो नॉर्मल तो आपकी हो गई इनको समझने वाली बात ये। ओके, चलो अब मैं आपको इनको जो है अलग से कुछ बताने की कोशिश करता हूं, कुछ और प्रीपोजिशंस मैं आपको बताता हूं, ठीक है, जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। धीरे धीरे करके सभी को स्टार्ट करते हैं। चलो करें भाई स्टार्ट। चलो, तो यहां पर एट के और भी बहुत सारे यूज आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको एडवांस क्लास में मैं बताऊंगा जब आगे प्रीपोजिशन की दूसरी वीडियो होगी उसमें। जैसे कि आप कोई प्राइस वगैरह बताना हो, वहां पे भी इसका इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। टाइम वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखो यहां पे लिखा हुआ है कक्षा 9 बजे शुरू होती है, यानी कि क्लास 9 बजे शुरू होती है। अब बच्चे पूछते हैं ना कि सर क्लास कितने बजे शुरू होती है? भैया 8 बजे शुरू होती है ना। तो यहां पे कैसे बोलेंगे? द क्लास स्टार्ट्स एट 9 o'clock, 9 PM, 9 AM, कुछ ही बोल दो, ठीक है। तो यहां पे देखो मैंने टाइम को बताने के लिए भी मैंने किसका इस्तेमाल किया है? एट का इस्तेमाल कर दिया है। तो आप भी ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला वह 5 बजे घर आया, सेंटेंस तो पहचान में आ रहे हैं ना। 5 जैसे कक्षा 9 बजे स्टार्ट होती है, कोई काम होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सेंटेंस से भी पता चल रहा होगा। क्लास सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये प्रीपोजिशन हो गया, लास्ट में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया। अंदर रहता हूं, सिर्फ इसने बोलिए कि मैं धनबाद पे रहता हूं। अब हो सकता है कि धनबाद भैया किसी, वैसे तो ये मेरे हिसाब से झारखंड के किसी जिले विले का नाम है। मान लो ये जैसे धनबाद पे रहता है, धनबाद मान लो किसी मान लो कि आप जैसे आपके अड़ोस पड़ोस में कोई जैसे छोटा मोटा बस स्टैंड होता है ना। कुछ लोगों में ये बोलते हैं, कुछ लोगों में पुस्ता बोल देते हैं, पुस्ता, कुछ लोगों में चुंगी बोल देते हैं ना। यानी कि छोटी मोटी लोकेशन, कोई ये कोई छोटी मोटी लोकेशन है, ऐसा ही कुछ दिखाना चाहता है
कि मैं वहां पे रहता हूं, ये नहीं बोला कि मैं धनबाद के अंदर रहता हूं, ये बोला मैं धनबाद पे रहता हूं, यानी कि धनबाद मान लो कोई भैया एक पॉइंट है, एक क्या है, एक पॉइंट, तो आप यहां पे रहे, इसका मतलब ये है। अगर आप ये बताओगे मैं धनबाद में रहता हूं, धनबाद के अंदर रहता हूं, फिर आप इनका इस्तेमाल करोगे, किसका इस्तेमाल करोगे, इनका इस्तेमाल करोगे। ठीक है, समझ में आया यहां तक? चलो और आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। कहां गया भैया वो वाला इन, इन देखो, इनमें देखो, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इनमें लिखा हुआ है कि मैं भारत में रहता हूं, तो लिखा हुआ है आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, मैं कहां पे रहता हूं, भारत में। आपने ये नहीं बोला मैं भारत पर रहता हूं, आपने बोला मैं भारत में रहता हूं, इसलिए इन लगाया। अगर मान लो भारत कोई छोटी मोटी लोकेशन होती, ठीक है, छोटी मोटी लोकेशन होती, अगर आप ये बोल रहे हैं कि भारत में नहीं, भारत में रहता हूं भैया मैं, तो मतलब भारत के पास रहता हूं या भारत, ये नहीं बताया आपने, सिर्फ ये बोला मैं भारत में रहता हूं, ठीक है, तो आप ऐड हो गए भैया, आध घंटा गए, आपने टाइम लगा दिया ज्यादा। अब आपकी मम्मी बोले भाई कहां पे है, आपने बोला मैं तुम्हें सामान ले रहा हूं, दुकान पे ही हूं, तो आप क्या बोलोगे, आप ये नहीं बोलोगे इन, आप बोलोगे एट, आई एम एट द शॉप, मैं अभी भी दुकान पे हूं, ठीक है, मैं अभी दुकान पे हूं। तो आप कहीं पे है ये दिखाना चाहते हैं, तब आप एट का इस्तेमाल करेंगे, और टाइम के लिए भी करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, वह सुबह में टहलने के लिए जाती है, तो क्या लिखा हुआ है, शी गोज फॉर वॉक इन, लिखा हुआ है इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो इनके साथ तो देखो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके साथ फिक्स होता है कि यही प्रीपोजिशन आएगा। अब आप यहां पे ऑन द मॉर्निंग नहीं लिख सकते, ये फिक्स है कि यहां पे इन द मॉर्निंग ही आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, बच्चा कमरे के अंदर है, कमरे में है, इज इन द रूम। आ गया समझ में? सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो देयर आर 7 days इन अ वीक, सप्ताह के अंदर होते हैं 7 दिन, सप्ताह पे नहीं होते, सप्ताह के अंदर होते हैं, इसलिए हमने यहां पे क्या लगाया है, इन लगाया है। ठीक है, चलो अब मैं आपको इससे ही जुड़ा हुआ दूसरा शब्द बताता हूं, इनटू। एक मैंने बताया इन, एक होता है इनटू। देखो एक व्यक्ति है, ये रहा एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति है, ये रहा, ओके, इसको लिख देते हैं यहां पे, ये है व्यक्ति। भैया ये जा रहा था धीरे धीरे अपने घर में आपने इसको अंदर जाते हुए देख लिया, आप ये बोल रहे कि वो अंदर जा रहा है, आप क्या ये बोलोगे, ही इज गोइंग इन द हाउस, वो घर में जा रहा है, ऐसा नहीं बोलोगे आप। आपने उसको जाते हुए देख लिया। जब आप किसी चीज को गति अवस्था में देखते हैं, ठीक है, मोशन में देखते हैं, और वो किसी चीज के अंदर जा रही है, वहां पर हम कई बार इनटू का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, चलो, तो में या अंदर की ओर, देखो कैसे लिखा हुआ है, वह सीधे मेरे कैबिन में आया। आपने ये नहीं बोला भीतर है, आपने उसको मोशन में दिखाना है, भाई मैंने देखा वो सीधा मेरे कैबिन में आया, आते हुए दिखाना है, तो आप बोलोगे ही केम स्ट्रेट इनटू माय कैबिन। तो यहां पे इनटू का मतलब ये नहीं है कि वो कैबिन में है, कैबिन में गतिशील अवस्था में दिखाया कि वो कैबिन में आया भी सीधा। ठीक है, नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, नरेंद्र मोदी केम इनटू पावर इन 2014। ठीक है, अब देखो ऊष्मा, ये थोड़ा वैसा हो गया ना, चलो कोई बात नहीं। ऊष्मा ठोस को द्रव में बदल देती है, तो हीट टर्न्स सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में बदल देती है। सॉलिड मतलब ठोस, कोई भी ठोस चीज होती है, लिक्विड मतलब तरल पदार्थ जो भी होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, टर्न मतलब बदलना, टर्न मतलब क्या है, बदलना, बदलना। ठीक है, टर्न मतलब बदलना। हीट माने गर्मी या ऊष्मा या ऊर्जा, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलो, वह कुएं में गिर गया, तो ऐसा नहीं बोलोगे ही फेल इन द वेल, ऐसा नहीं बोलोगे, वेल माने कुआं। ठीक है, ऐसा नहीं बोलोगे वो कुएं में गिर गया, इनका इस्तेमाल नहीं करोगे, इनटू का इस्तेमाल करोगे। वो मोशन वाली चीज है, वो अंदर गया है, मोशन में गया है भीतर, तो वहां पे इनटू का इस्तेमाल करना है। किसी भी व्यक्ति को घर में घुसते हुए देख रहे हो, इनटू का इस्तेमाल करोगे। गतिशील अवस्था आपको दिखानी है कि आपने उसको ये काम करते हुए देखा, अंदर जाते हुए देखा या फिर नहीं देखा, लेकिन आपको ये तो बताना है कि कुएं में अंदर ही थोड़ी हो जाएगा, भीतर सीधा जाके वो गिरेगा तो सही, मोशन में तो आएगा ना एक बार। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे भाई नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है क्या, एक बार बताओ एक बार। अब दोबारा रुक गई कि क्लास, ये पता नहीं क्या हो रहा है इसमें आज तो। भाई मेरी तरफ से तो सही चल रही है बिल्कुल। एक बार और बताओ मुझे, हीना, अर्पिता, बुलबुल, एक बार और मुझे बताओ क्लास।
चलिए अब नहीं आएगा भाई, इशू हो गया सॉल्व, ठीक है। चलो अब नहीं आएगा इशू, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दूसरा वाला है आपका इनसाइड। देखो इसमें भी इन लिखा हुआ है, देखो जहां पे भी इनकी बात होगी ना, अंदर की बात तो होगी ही होगी, लेकिन उसमें जो दूसरा शब्द जोड़ दिया जाता है ना, उसके द्वारा उसका थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है। इनसाइड का मतलब होता है के अंदर, किसी चीज के अंदर, किसी चीज के भीतर। देखो देखो अभी हमने इनटू का इस्तेमाल किया था, इनटू में हम बता रहे थे गतिशील में, गतिशील अवस्था में, ठीक है, गतिशील अवस्था में कोई चीज किसी चीज के अंदर जाती है, वहां पे हमने इनटू का इस्तेमाल किया। इनका मतलब होता है कोई चीज किसी चीज के अंदर है, अंदर है, किसी चीज के अंदर है, पहले से ही अंदर है, ठीक है। और एक आप बोल रहे हैं इनटू, एक आप बोल रहे हैं इनटू, इनटू का मतलब, सॉरी इनटू नहीं, ये इनसाइड, इनसाइड, ठीक है। एक आप बोल रहे हैं इनसाइड, इनसाइड का मतलब भी होता है किसी चीज के अंदर है, ठीक है। तो यहां पे आप जो है इनसाइड का मीनिंग भी सेम वही निकलेगा जो इनका आपका निकलेगा, ठीक है। देखो अब यहां पे दो चीज होती है, जैसे एक हो गया इनसाइड, इनसाइड, ठीक है। इनसाइड का मतलब अभी क्या देखा है हमने, के अंदर, किसी चीज के अंदर की जब हम बात करेंगे। एक होता है आपका आउटसाइड, क्या होता है, आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, किसी चीज के बाहर, ठीक है। देखो जैसे कि कमरे के अंदर कौन है, अब यहां पे लिखा हुआ है हु इज इनसाइड द रूम। देखो आपको थोड़ा कहने में अच्छा लगेगा, इनसाइड द रूम, हु इज इनसाइड द रूम। आप चाहो तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं हु इज इन द रूम, तब भी सही है। दोनों का मीनिंग सेम ही है, इनका और इनसाइड का, दोनों का मीनिंग सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं कहीं ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि भाई हमें इनसाइड ही लिखना पड़ता है, बाकी मीनिंग दोनों का सेम है। जब आप दोनों का इस्तेमाल करना सीख जाओगे, धीरे धीरे करोगे इस्तेमाल, तो आपको अंतर दोनों में पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी दोनों को कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बक्से के अंदर क्या है, व्हाट इज इनसाइड दिस बॉक्स। अब हमने इनसाइड लिख दिया, ठीक है। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं व्हाट इज इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर क्या है। देखो हमने बोला भैया ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर कोई चीज रखी हुई है, मैं बोलूं इन बोलूंगा तब भी ये हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे, इनसाइड बोलूंगा तब भी इसी के बारे में बात करेंगे। बस इनसाइड में थोड़ा और हमने उसको डिटेल में बता दिया। साइड, इन साइड, ये लगा लो कि जैसे दीवार की साइड होती है ना चारों तरफ, ऐसे याद कर लो। इन साइड के अंदर, इनका मतलब अंदर, इन साइड्स के अंदर, ये जो बाहर दीवार है इसके अंदर क्या है, ऐसा बोलना चाहते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग वही है, सेम वही है, इनसाइड का मीनिंग और इनका मीनिंग दोनों का मतलब सेम ही है। तो कहीं पे देखे तो घबराना नहीं है। मैं कार के अंदर था, आई वॉज इनसाइड द कार, या आई वॉज इन द कार, दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आपको ऑफ भी ज्यादातर देखने को मिलता है, क्या ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, का, के, की, ये नहीं होगा इससे, सेम ऐसे कई बार मिल जाता है, लेकिन इसको फिलहाल हटा लो। अब ये काके की याद नहीं करना है आपको, ये काके की आया कहां से ये सीखो। देखो क्या लिखा हुआ है, आसमान का रंग नीला होता है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है, मेरा दोस्त वह मेरी दोस्त है, ये तो छोड़ो, ठीक है। देखो यहां पे लिखा हुआ है कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है, यहां पे की लिखा हुआ है। आसमान का रंग नीला होता है, यहां पे का लिखा हुआ है। अब यहाँ पे का के की ऐसा नहीं, हर जगह का के लिए ऑफ ही आएगा, नहीं हर जगह नहीं आएगा। मीनिंग देखो, आसमान का रंग, तो क्या लिखा हुआ है, द कलर ऑफ द स्काई। तो ये अगर हम ऑफ ना लिखे तो लिखेंगे द कलर द स्काई, कोई मैच नहीं कर रहा ना, तब बोलना चाहते हैं जो ये कलर है ये किसका है, ये कलर है स्काई का, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, ऑफ लिखा है बीच में, ताकि इन दोनों को हम जोड़ सके। प्रीपोजिशन जोड़ने का काम भी तो करती है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने ऑफ लिखा। स्काई का कलर, ठीक है, द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, द टेल ऑफ द डॉग इज बेंट, ठीक है। तो यहां पे हमने किसकी टेल के बारे में बात की है, कुत्ते की टेल, टेल माने पूंछ, कुछ किसकी पूंछ है, कुत्ता की है, तो कुत्ते की पूंछ को, कुत्ते को उसकी पूंछ से जोड़ने के लिए हमने ऑफ का इस्तेमाल किया है। किसका क्या है, ऑफ का। अब जैसे पेन है, ये पेन है, अगर मैं इस पेन को अपने आप से जोड़ने बताऊं कि चिंटू का पेन है ना, या किसी और का पेन, तो आप क्या बोलोगे, आप ये जो पेन है उसके लिए ऑफ का इस्तेमाल करोगे। ये काके की जो मीनिंग है ना, ये यहीं से निकल के आए हैं, बस यहां से उठा के बोल दिया भाई का आएगा, की आएगा, तो ऑफ लगा देना, ठीक है। चलो, तो सी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है, यहां पे ऐसा लिख दिया है। चलो, केक का स्वाद मजेदार था, अच्छा था, स्वादिष्ट था, कैसे बोलोगे, द टेस्ट ऑफ द केक वाज डिलीशियस, डिलीशियस माने स्वादिष्ट, ठीक है। तो किसका भैया, किसका, ये जो स्वाद है किसका है, केक का है,
तो इस केक को जोड़ने के लिए हमने स्वाद से, टेस्ट से एक तरह से ऑफ का इस्तेमाल किया है। ठीक है, देखो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। तो ऑफ के द्वारा हमने इस कैपिटल नामक शब्द को इंडिया से जोड़ दिया है। ठीक है, तो ऑफ का इस्तेमाल हम जोड़ने के लिए करते हैं। अब आपको एक चीज और दिखाई देगी, बहुत सारी जगहों पे एक चीज और आपको देखने को मिलेगी, और वो चीज क्या है? वो चीज है भैया आपकी, वो चीज है आपकी, एक तो होता है सिंगल ऑफ, एक होता है डबल ऑफ। क्या होता है? डबल ऑफ। इसका मतलब होता है अलग होना। क्या मतलब होता है इसका? अलग होना, किसी चीज का किसी दूसरी चीज से अलग होना। इसका मतलब वही होता है काके की। ठीक, जो भी हमने देखा था, इसका मीनिंग तो हमने समझ लिया। इसका मतलब कैसे अलग होना है? देखो, जैसे कि ये पेड़ है, ये पेड़ है, पेड़ पे पत्ते लगे हुए हैं। ठीक है, पेड़ पे पत्ते लगे हुए हैं, ये रहे पत्ते। ठीक है, ये पेड़ पे पत्ते लगे हुए हैं। अगर इनमें से कोई पत्ता टूट के नीचे गिर गया, ये रहा भैया पत्ता, ये पत्ता टूट के नीचे गिर गया, ये पेड़ से पत्ता अलग हो गया। अगर आपको ये दिखाना है कि ये ऑफ हो गया इससे, यानी कि ये दूर हो गया इससे, इसे अलग हो गया, टूट गया इससे, तो आप ऑफ का इस्तेमाल करोगे, और डबल एफ वाले का। ठीक है, ऑफ का इस्तेमाल करोगे। ये टेबल है, ये टेबल है, इस टेबल पे बहुत सारी चीजें रखी हुई है, इस टेबल पे बहुत सारी चीजें रखी हुई है। अगर आप इन चीजों को, इसको थोड़ा अलग से बनाता हूं, है ना, जैसे कि ये चीज इस पे रखी हुई है, अगर आप ये जो चीजें इस पे रखी हुई हैं, इन चीजों को टेबल से अलग कर रहे हैं, टेबल से अलग कर रहे हैं, ऐसे अलग कर रहे हैं, तो ये ऑफ कर रहे हो आप। कौन सा ऑफ? ये वाला ऑफ करना, अलग करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये वाला जो है ये आपका ऑफ हो जाएगा। अब देखो, अब तो ये ऑफ कर दिया, अब मैंने ऑन कर दिया, टेबल के ऊपर रख दिया, इसको ऑन कर दिया। ऑन के द्वारा आप इसको बताओगे। ठीक है, चलो क्लियर हो भी यहां तक सभी को? चलो अब आपको कुछ और जल्दी जल्दी में करा देता हूं। ठीक है, बाकी आपको मेन मीनिंग जो है वो तो समझ में आ ही गया है कि भैया प्रीपोजिशंस क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, कहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप सीख जाओगे जब आप उन वर्ड्स को और अच्छे से याद कर लोगे। एक होता है अबव। अबव का मतलब होता है के ऊपर, किसी चीज के ऊपर की जब आप बात करते हैं, जैसे कि पतंग पार्क के ऊपर से उड़ी। जैसे किसी ने भी देखा होगा, पतंग उड़ गई पार्क के ऊपर से, भाई पतंग उड़ी थी पार्क के ऊपर से, ऐसा बोलना चाहते हैं। उड़ी उड़ी थी, कुछ भी बोल लो। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द क्लाइट फ्लू अबव द पार्क। फ्लू माने उड़ना, काइट माने पतंग, अबव माने ऊपर, पार्क माने पार्क, मैदान जो भी है। तो काइट जो है वो भी मैदान के ऊपर से उड़ी। अबव का मतलब होता है ऊपर से उड़ना। सूरज बादल के, ये बादल है भैया, बदल नहीं है बादल। ठीक है, सूरज बादल के ऊपर होता है, तो बोलोगे द सन इज अबव द क्लाउड्स। क्लाउड्स माने बादल। ठीक है, तो बादल के ऊपर होता है सूरज। पक्षी पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं। द बर्ड इज फ्लाइंग अबव द ट्री। ठीक है, द बर्ड इज फ्लाइंग अबव द ट्री, तो पक्षी पेड़ के ऊपर उड़ रहा है, उड़ रहे हैं। उसके हिसाब से आप देखो, अगर यहाँ पे एक से ज्यादा बर्ड्स दिखाना चाहते हैं तो इज एम आर बदल के आप क्या लगाओगे फिर, सॉरी इसको बदल के आर लगा दोगे फिर। ठीक है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। रात में रात में तारे हमारे ऊपर टिमटिमाते हैं। द स्टार्स ट्विंकल अबव अस एट नाइट। ठीक है, तो अबव का मतलब क्या है? किसी चीज के ऊपर की जब हम बात करते हैं वहां पे हम अबव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट है हमारा क्या है? अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है किसी चीज के विरोध में, किसी चीज के, यानी कि आप अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं ना, कई बार बोलते हैं तू मेरे अगेंस्ट क्यों आ रहा है, यानी कि आप उसके विरोध में क्यों आ रहे हैं। ठीक है, उसके विपरीत आप क्यों खड़े हो रहे हैं, तो वहां पे आप अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं। किसका? अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं। बुलबुल बोल रहे हैं कि सर दा में बहुत कंफ्यूज होता है। भाई दा आपका अलग है, देखो ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये है आपके अलग। देखो ये जो दा है ना, दा, ये दा क्या है? दा कुछ भी नहीं है, दा ए एन, ये आपके आर्टिकल है, ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये आपके आर्टिकल्स हैं। क्या है? आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इनको आर्टिकल वाली चीजें जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पे बता दूंगा। ठीक है, ये दोनों क्या बताते हैं? ये दोनों बताते हैं एक वस्तु के बारे में। जब आप कोई एक चीज बताना चाहते हैं, ये कहां पे लगेगा? ये वहां पे लगेगा जब वोवल का साउंड आता है। एन कहां पे लगता है? जब वोवल का साउंड आता है आपका। वोवल यानी कि स्वर। स्वर में क्या क्या आते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अगर ये वाले शब्द आपको दिख रहे हैं, ऐसे नहीं है ये शब्द आ गए तो एन लग जाएगा, नहीं, ये शब्द आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोलने में जैसे बोलने में ए अनार से ये जो होता है ना, ए, ये पता नहीं क्या होता है। ठीक है, तो यहां तक का जो साउंड आपका होता है यही होता है क्या? ठीक है, तो इनके बीच का जो भी साउंड है, अगर वो आ रहा है तो एन लगेगा, वो नहीं आ रहा तो ए लगेगा। तो ये दोनों तो बता रहे हैं एक तरह से आपकी क्वांटिटी के बारे में। वो एक व्यक्ति है, एक ही चीज के बारे में दोनों बताते हैं। दा बताता है एक से ज्यादा के बारे में, बस वहां पे आप इनको याद रखो। ठीक है, या फिर किसी स्पेशल पर्सन के बारे में बताना हो तब आप दा का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ऐसे आप इनको इस्तेमाल करते हैं। आर्टिकल में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा इनको। ठीक है, चलो
देखो क्या लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे विरुद्ध खड़ा नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे विरोध में खड़ा नहीं रहूंगा। तो लिखा हुआ है आई विल नॉट स्टैंड अगेंस्ट यू, अगेंस्ट आ गया यानी कि तुम्हारे विरोध में खड़ा नहीं रहूंगा। अगर आपको अगेंस्ट का मीनिंग नहीं पता कि इसका मतलब होता है के विरोध में, किसी चीज के खिलाफ, तो आप मीनिंग नहीं निकाल सकते। इसलिए ये ऐसी चीजें हैं जो आपको रटनी पड़ेंगी, इनका मीनिंग आपको रटना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कुछ चीजें हैं जो कॉन्सेप्ट के थ्रू होंगी, उनको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाएंगे, जो रटनी चाहिए उनको रटने के थ्रू समझाएंगे। ओके चलिए देखो, भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा, कहां खेलेगा, पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा, तो बोलेंगे इंडिया विल प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान। तो अगेंस्ट का मतलब है खिलाफ या किसी के विरोध में। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, जैसा बोलते हैं मैं तो नहीं हूं किसी के विरोध में, मैं नहीं हूं किसी के खिलाफ में, तो बोलोगे आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, तो मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, किसी के खिलाफ नहीं हूं। ठीक है चलो आगे बढ़े। देखो इसके बाद होता है आपका, एक होता है अमंग, एक होता है बिटवीन। अमंग और बिटवीन में क्या अंतर है, दोनों में मीनिंग समझो। देखो बिटवीन कहां पे लगता है, बिटवीन, कलर दूसरा लेते हैं थोड़ा सा है ना, बिटवीन, अरे भैया भाग गया, बिटवीन कहां पे लगता है, बिटवीन, बिटवीन लगता है दो लोगों के बीच की, जब आप बात करते हैं दो लोगों के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, इनके बीच की बात करते हैं जब लगेगा बिटवीन। अमंग कहां पे लगता है, अमंग, अमंग लगेगा दो से ज्यादा, यानी कि तीन हो, तीन से ज्यादा कितने भी हो, 3 4 5 10 20 25 कितने भी हो, यानी कि एक पूरे ग्रुप को जवाब दिखाना चाहते हैं, किसको, ग्रुप को जवाब दिखाना चाहते हैं, तब आप अमंग का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, अमंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बिटवीन का इस्तेमाल दो लोगों के लिए, अमंग का इस्तेमाल दो से ज्यादा। जैसे कि आपका भाई है, आपका भाई अभी आपके घर से निकल के गया और अपने दोस्तों के बीच में जाके खड़ा हो गया, अगर वो आपके अपने दो ही दोस्तों के बीच में खड़ा हुआ है, सिर्फ वहां पे दो ही लोग हैं, तीसरा आपका भाई है, तो आप बिटवीन का इस्तेमाल करोगे। मान लो उसके 5-7 व्यक्ति वहां पे खड़े, तो उनके बीच में जाके खड़ा हो गया भैया, अब बिटवीन का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, अब आप अमंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किसका, अमंग का। तो अमंग का इस्तेमाल होगा जब 3 या 3 से ज्यादा होंगे, दो के लिए तो बिटवीन आ जाएगा, 2 से ज्यादा यानी कि 3 या 3 से ज्यादा जितने भी है अमंग लगेगा। देखो अरे भैया इतने लंबे लंबे सेंटेंस लिख दिए, ये है पहला वाला सेंटेंस, ठीक है, ये है दूसरा वाला सेंटेंस, ये है तीसरा वाला सेंटेंस, ये है चौथा वाला सेंटेंस और ये है पांचवा। ठीक है चलो नंबरिंग मैंने डाल दी है ताकि आपको दिक्कत ना हो। वह उपलब्ध घड़ी, ठीक है, उपलब्ध घड़ी मतलब मान लो कोई भैया शॉप की दुकान पे गया होगा, शॉप की दुकान पर ही घड़ी की शॉप पे गया होगा, ठीक है, तो वह उपलब्ध घड़ियों में से सबसे अच्छा चुनने की कोशिश कर रहा था। मान लो वहां पे बहुत सारी घड़ी उसने दिखा दी थी, ठीक है, और उन सब में से अच्छा जो है देखने की कोशिश कर रहा था। अगर वो दो ही घड़ी दिखाता सिर्फ, तो आप बिटवीन का इस्तेमाल करते। अब उसने 2 से ज्यादा 4 5 10 20 बहुत सारे दिखा दे, भी चूज कर ले कौन सी अच्छी है, तब आप किसका इस्तेमाल करोगे, अमंग का इस्तेमाल करोगे। ही वॉज ट्राइंग टू चूज द बेस्ट वॉच अमंग अवेलेबल वंस। ठीक है, यानी कि वहां पे एक से ज्यादा उपलब्ध मतलब 3 से ज्यादा जो घड़ियां थी उनमें से वो एक चूज करने की कोशिश कर रहा था। तो अमंग का मतलब आप समझ गए होंगे किस तरह के सेंस में इस्तेमाल हुआ है। रमेश अपने दोस्तों में सबसे बुद्धिमान है, अगर उसके 2 ही दोस्त हैं तो बिटवीन लगाओगे, 2 से ज्यादा दोस्त हैं तो अमंग लगाओगे। रमेश इज द मोस्ट इंटेलिजेंट अमंग हिज फ्रेंड्स, तो अमंग आ गया यानी कि उसके दोस्त 2 से ज्यादा है, इतना तो मुझे पता चल गया। ठीक है, तो 2 से ज्यादा दोस्तों के लिए अमंग का इस्तेमाल करोगे। देखो दा तो यहां पे भी आया है, मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इनको सुपरलेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल करते हैं। जब आपको आर्टिकल समझाऊंगा वहां पे आपको ये सारी चीजें मैं बता दूंगा। ठीक है चलो, कायरों के बीच बहादुरी से खड़े होना अच्छे नेता की पहचान है। ठीक है, अब कायर कौन है भैया, कायर तो एक व्यक्ति भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं। बहुत सारों को दिखाना है तो अमंग का इस्तेमाल करेंगे। स्टैंडिंग ब्रेव अमंग आगे ना, अमंग यानी कि बहुत सारों के बारे में बात कर रहा है। अमंग द टिमिड माने डरपोक, कायर इज द साइन ऑफ ए गुड लीडर, लीडर माने नेता, एक अच्छे नेता का साइन है, साइन माने चिन्ह है, अच्छे नेता का चिन्ह है। ठीक है, कायरों की जो कायर लोग हैं उनके बीच में खड़ा होना। तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कहां पे अमंग लग रहा है, कहां पे बिटवीन। अब देखो हम दोनों यानी कि 2 की बात हो गई तो बिटवीन लगेगा। हम दोनों के बीच अच्छी समझ है तो बोलेंगे देयर इज अ गुड, अच्छा देखो देयर कैसे आगे आ गया ना, ये भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा। देयर इज गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस। ठीक है, बिटवीन अस यानी कि हम दोनों के बीच की बात हो रही है, वहां पे आपने इसका इस्तेमाल किया है। गेंद मेरे पैरों के बीच में से निकल गई, और पैर तो 2 ही होते हैं तो बिटवीन का इस्तेमाल होना चाहिए। द बॉल पास्ड बिटवीन माई लेग्स, लेग के बीच में से निकल गई भैया। ठीक है, तो यहां पे क्या इस्तेमाल करोगे आप, बिटवीन का इस्तेमाल करोगे। ओके भैया, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे है अलोंग। अलोंग का मतलब क्या होता है, अलोंग का मतलब होता है साथ में,
या बगल में, ठीक है, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे साथ ज्यादा मीनिंग आपको यहां पर देखने को मिलेगा। देखो ये है भैया फर्स्ट वाला, ठीक है, ये है सेकंड, ये है थर्ड ये बस। शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ आए, यानी कि जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ आए, तो बोलेंगे द टीचर केम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, अलोंग विद हिज स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या आया है, अलोंग, अलोंग का मतलब होता है साथ में, तो ये जो टीचर है ये साथ में आए किसके, अपने स्टूडेंट्स के, ठीक है, ऐसे बोलोगे। मकई के फसल के साथ घास भी लंबी हो रही थी, ये कोई फसल का नाम है, ये वाला, ये कोई फसल का नाम है, ठीक है। तो बोलेंगे द ग्रास, ग्रास माने घास, ग्रास वाज ग्रोइंग, ग्रोइंग माने उगना, टॉल अलोंग विद माइज क्रॉप्स, ठीक है। तो यहां पे ये जो मकई की फसल थी इसके साथ ही घास भी बढ़ रही थी, आप ये दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो अलोंग का इस्तेमाल हमने किया इस वाली फसल को और इस वाली घास को जोड़ने के लिए। मैं रेल पटरी के किनारे टहल रहा था, यानी कि रेल की जो पटरी है उनके किनारों पे टहल रहा था, ठीक है। कैसे बोलोगे, आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रेलवे ट्रैक। अब देखो यहां पे मैंने अलोंग का इस्तेमाल किया किसके लिए, ये जो रेलवे का जो ट्रैक है इसके किनारे को बताने के लिए। तो इनको मैंने आपको बोला था प्रीपोजिशन को एक से ज्यादा जगहों पर हम इस्तेमाल करते हैं। अब इनके कई कई मीनिंग जो निकलते हैं वो मैं आपको एडवांस में आगे समझा दूंगा, ठीक है, जब आगे हम इनको पढ़ेंगे। अभी फिलहाल बेसिक देख लो कि आगे जब हम सेंटेंस और पढ़े वहां पे आपको ये चीजें देखने को मिले तो आप उनमें कंफ्यूज ना हो कि भैया ये कहां से आ गया है ना, इसका तो पता ही नहीं है हमें। बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले या फिर सामने। देखो 8 के पहले 7 आता है, सबको पता है कि 8 के पहले 7 ही आता है, वैसे तो 6 भी आता है लेकिन 7 तुरंत पहले आता है, बस इतना फर्क है ना। तो बोलेंगे 7 कम्स बिफोर 8, ठीक है। तो 7 आता है किससे पहले, 8 से पहले। मैं सोने से पहले तुम्हें कॉल करूंगा, आप क्या बोल रहे हैं, मैं सोने से पहले करूंगा कॉल। आई विल कॉल यू बिफोर फॉलिंग अस्लीप, ठीक है। तो भैया सोने से पहले, ये जो अस्लीप लिखा हुआ है ना इसका मतलब है सोना, ये दोनों मिला के हमने सोने का इस्तेमाल कर दिया, ऐसे लिख दो आप, ठीक है। आई विल कॉल यू, ये क्या है, ये समझ में आया, ये क्या है, ये क्या है, ये है आई विल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। शॉर्ट फॉर्म में लिखना सिखाया था ना मैंने आपको, सिखाया था ना ऐसे, जैसे डू प्लस नॉट लिखा हुआ है ना, तो इसको लिख देते हैं डोंट। तो ऐसे ही आई और विल को लगा के यहां पे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। वह डॉक्टर के सामने खड़ी हो गई, सी स्टूड बिफोर द डॉक्टर, डॉक्टर के सामने खड़ी हो गई। तो यहां पे हमने किसका इस्तेमाल किया है, बिफोर का, पहले या फिर सामने के केस में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है किसी के पीछे की, जब आप बात करते हैं किसी चीज के पीछे, किसी जगह के पीछे, किसी व्यक्ति के पीछे, किसी भी चीज के पीछे की बात कर रहे हैं। जैसे कि वो मेरे पीछे बैठी थी, सी वाज स्टिंग बिहाइंड मी, पीछे बैठी थी। वैसे बिहाइंड का मतलब ऐसी चीजों के लिए होता है जब कोई चीज हमारे पीछे है लेकिन वो दिख नहीं रही है। जैसे आपका दोस्त है यार, वो नहीं दिख रही, कहां पे बैठी है, आप बोले मेरे पीछे बैठी है, यानी कि आप बिहाइंड के द्वारा बोलोगे, ठीक है। तो सी वाज स्टिंग बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे बैठी थी, वो मेरे पीछे बैठी है। सी इज स्टिंग बिहाइंड मी, तो आप मान लो आपके दोस्त को तो नहीं दिख रही, मतलब कोई चीज दिख ना रही हो लेकिन वो पीछे ही है, वहीं पे है, तो आप बिहाइंड का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा, अच्छा देखो एक चीज, देखो आपने बियॉन्ड भी सुना होगा, बियॉन्ड, बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब भी होता है किसी के पीछे, ठीक है। तो बियॉन्ड का मतलब भी होता है जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे, इसका पूरा मीनिंग यही होता है। देखो ये जो बिहाइंड है इसको तो दिखाई दे या ना दे दोनों जगह हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बियॉन्ड का इस्तेमाल हम ज्यादातर उसी चीज के लिए करेंगे जो बिल्कुल हमें दिखाई नहीं दे रही है लेकिन है, हमें पता है कि है लेकिन दिख नहीं रही है। वहां पे आप आंख बंद करके फिर तो बियॉन्ड लगा दो, लेकिन बिहाइंड लगाओगे, इनको दोनों जगह लगा सकते हैं, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आसमान है, आसमान के पार पता नहीं क्या क्या है, कितने और ग्रह हैं, कितने सूरज है, कितने तारे हैं। अब हमें तो लिमिटेड चीजें दिख रही है, सब नहीं दिख रहा, तो अब बोल रहे ना देयर इज समथिंग बियॉन्ड द स्काई, ठीक है। तो ये स्काई के और दूसरी पार भी बहुत सारी चीजें हैं, ओके। इस अपराध के पीछे एक मास्टरमाइंड था, ये तो नहीं पता कौन था वो, ठीक है। तो बोलेंगे देयर वाज ए मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस क्राइम। ये जो देयर आया ना, इससे कंफ्यूज मत होना, ये सब्जेक्ट की तरह आया है। मुझे कैसे पता चला ये सब्जेक्ट की तरह आया है, क्योंकि इसके बाद लगी हुई है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट ही आता है, ठीक है। चलो, मैं तुम्हारे पीछे दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग बिहाइंड यू। एक होता है, अच्छा वो आपको मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। आपने देखा होगा एक चीज और आपको देखने को मिलती है, रन आफ्टर, रन आफ्टर, इसका मतलब भी होता है पीछे पड़ जाना, ठीक है। ये भी आपको देखने को मिलेगा, इसको भी मैं आपको सिखा दूंगा आगे, ओके। चलो, उसके बाद है बिलो। क्या है बिलो? बिलो का मतलब होता है नीचे, जैसे अबोव का मतलब था ऊपर, बिलो का मतलब होता है नीचे।
मैं पुल के नीचे हूं, आई एम बिलो अ ब्रिज, ऐसे बोलोगे क्या, बताओ। आई डोंट राइट अ लेटर बिहाइंड माई ब्रदर। अच्छा चलो, अगर तापमान 0 डिग्री के नीचे गिरा तो पानी जम जाएगा, तो बोलोगे वाटर विल फ्रीज इफ द टेम्परेचर गोज बिलो 0 डिग्री। ठीक है, चाबियां अखबार के नीचे हैं, द कीज आर बिलो द न्यूज पेपर, द कीज आर बिलो द न्यूज पेपर। चलो इनको दोनों को देखते हैं। एक होता है बिसाइड, देखो थोड़ा सा फर्क है, एक होता है बिसाइड्स, इसमें ऐसे नहीं है, इसमें ऐसा है। अब अंतर देखो क्या है, बिसाइड का अर्थ है बगल में या समीप, बगल में यानी कि पास में ही बैठा है बिसाइड। लेकिन जब ऐसे लग गया तो मीनिंग निकला के अतिरिक्त, के अलावा। ठीक है, यानी कि इसके अलावा, बिसाइड्स, पास में बैठा है बिसाइड। देखो वह मेरे बगल में बैठ गई, सी सैट बिसाइड मी, ये सैट कहां से आया, ये सैट है सिट की सेकंड फॉर्म, सिट की ही सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पहचान में आ गया होगा। सी सैट बिसाइड मी मतलब वो मेरे पास ही बैठ गई, मेरे बगल में ही बैठ गई। मैं बिस्तर पर अपने भाई के बगल में सो रहा था, तो आई वॉज स्लीपिंग ऑन द बेड बिसाइड माई ब्रदर। देखो कुछ लोग ना यहाँ पे जैसे ऑन लिखा हुआ है, तो कई जगह पे आपको इन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हम बेड के अंदर है एक तरह से, हम ऐसा अपने आप को सोचते हैं। ठीक है, तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ऐसा भी आ सकता है। बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त, तुम्हारे सिवा, आ गया ना सिवा, के अतिरिक्त, तुम्हारे अतिरिक्त, तुम्हारे अलावा मुझे कोई भी कॉल नहीं करता। कई बार बोलते तू ही करता है बस कॉल, और कोई नहीं करता मुझे। ठीक है, तो नो वन कॉल्स मी बिसाइड्स यू। ठीक है, बस का इंतजार करने के अलावा कुछ भी करने को नहीं है, हम बस बस का इंतजार ही कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। तो देयर इज नथिंग एल्स टू डू बिसाइड्स वेटिंग फॉर द बस, तो बस का इंतजार करने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी आज। ठीक है, आपको मैं कुछ गिने चुने और बता देता हूं यहाँ पे, जैसे कि है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से, वैसे बहुत सारी चीजें होती है इसकी। ठीक है, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ठीक है, से या किसी की और से, जैसे कि मैं दक्षिण भारत से आया हूं। ठीक है, तो बोलोगे आई केम फ्रॉम साउथ इंडिया। तो फ्रॉम का मतलब होता है जब हम कहीं से आते हैं, जैसे मैं दिल्ली से आया हूं, मैं बाजार से आया हूं, मैं उसके घर से आया हूं, तो फ्रॉम का इस्तेमाल करोगे। इंटरनेट आपको कहीं से भी अंग्रेजी सीखने में मदद करता है। इंटरनेट हेल्प्स यू टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम आ गया यहाँ पे भी। ठीक है, कहीं से भी के सेंस में। हवा पूरब से आ रही है, द विंड इज कमिंग फ्रॉम द ईस्ट। ठीक है, तो कहां से आ रही है, पूरब से। हमने बताया है जब हम कहीं से आते हैं तो फ्रॉम का इस्तेमाल कर लेते हैं, उस जगह को बताने के लिए वहां से आए हैं। मैं बुखार से पीड़ित हूं, आई एम सफरिंग, सफरिंग यानी पीड़ित होना, फ्रॉम अ फीवर माने बुखार, तो मैं किससे पीड़ित हूं, बुखार से पीड़ित हूं। ओके, तो ऐसी जगहों पे आप किसका इस्तेमाल करोगे, फ्रॉम का इस्तेमाल करोगे। एक और देखते हैं लास्ट, वो है हमारा फोर। क्या है, फोर। ओके चलो, तो फोर का मतलब होता है यह तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू। तो देखो यहाँ पे ऐसी कोई चीज तो है नहीं जो मुझे आपको अलग से बतानी पड़े। अगर आपको इनका मीनिंग पता है तो आप सेंटेंस में देखोगे और आपको पता चल जाएगा यहाँ पे मुझे क्या लगाना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ही हैज कुछ नहीं किया, ही हैज डन नथिंग फॉर मी, ही हैज डन नथिंग फॉर मी, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मैं अपने परिवार के लिए काम करता हूं, आई वर्क फॉर माई फैमिली। तो फॉर मतलब के लिए, फॉर मतलब के लिए, ये रहा मेरे लिए, उसके लिए, तुम्हारे लिए, ये रहा ये लिए। ठीक है, चलो मैं सब्जी लेने के लिए बाजार गया, आई वेंट टू द मार्केट फॉर वेजिटेबल्स। तो मैं सब्जियों के लिए कहां पे गया भैया, बाजार गया। कहां पे गया, बाजार गया। ऐसे आप जो है इन सेंटेंसेस को समझ जाओगे। ठीक है भाई, आ गया सभी को समझ में। चलो थोड़ी देर के लिए आपके कमेंट कर देते हैं ऑन। चलिए, तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हमने ये जो प्रीपोजिशंस वगैरह है इनको देखा है, बेसिक बेसिक वाली जो है। ठीक है, बाकी वाली जो प्रीपोजिशंस है उनको हम आगे की जो क्लास होगी, जिसमें एडवांस वाली जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे। ठीक है, जितनी भी ऐसी है, जैसे अभी बहुत सारी प्रीपोजिशंस आपकी रह गई है। ठीक है, तो उन सबको हम आगे की क्लास में देखेंगे। बाकी जितनी भी प्रीपोजिशंस की पीडीएफ है वो आज की जो क्लास है आपको आज की क्लास के साथ ही मिल जाएगी। अब जैसे इसमें से बहुत सारी रह गई है ना, ये अलोंग रह गया, शायद अलोंग तो पढ़ लिया, टूवर्ड्स रह गया, थ्रो रह गया, अपोजिट रह गया, अराउंड रह गया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें रह गई है,
इन सबको हम आगे की जो क्लास होगी उसमें कवर कर लेंगे, ये वाली जो बाकी की रह गई है, ठीक है। बाकी जो बेसिक थी, जो हमें जरूरत थी जिनको पहले पढ़ने की, वो सारी चीजें हमने क्लास में कवर कर दी है, ठीक है भाई। चलिए तो मिलेंगे अब नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय गुड नाइट।